जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल निःशुल्क, और इसका प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पर अलग से बना रखा है। उसी के क्रम में हमने मिडेवल हिस्ट्री को पूरा समाप्त किया है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का 16वां लेक्चर है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा लेक्चर है आप कहोगे? तो ये 16वां लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, और इसमें आज हम देखने वाले हैं गांधी युग के बारे में, या हम ये कह सकते हैं गांधीवाद के बारे में जानेंगे। जो तीसरा चरण मैंने बताया था 1919 से 1947 के बीच में, वो तीसरा चरण आज देखने वाले। आज हम गांधी के बारे में जितने प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे वो आंदोलनों को लेकर हुए, चाहे सत्याग्रह को लेकर हुए, और गांधी युग के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे रोलेट एक्ट आ गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गया, तो साथ में ये भी देखते हुए चलेंगे ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और ये फुल डिटेल से क्लास होने वाला है। ये क्लास है ना दोस्तों, ये डिटेल से होने वाला है, फुल डिटेल से। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट बता दिया कि चंपारण में तीन कटिया टैक्स को हटा दिया, या तीन कटिया जो पद्धति अपनाई जा रही थी उसको खत्म कर दिया गया, बस याद रखना। नहीं, पूरा डिटेल से बताया जाएगा ये तीन कटिया या चंपारण क्यों हुआ था, क्या कारण बना था, उसको समाप्त करने में किन किन लोगों की भूमिका रही थी। साथ में हम ये भी जानेंगे ताकि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न सेट कर दे, कैसा भी, तो दोस्तों हम कर पाएंगे, याद रखेंगे। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है, और साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, जीएसवाई विष्णु सर। कहां सर्च करोगे? टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीएसवाई विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, जितना भी मैंने यूट्यूब पर अभी तक कराया है ना, वो सारा पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। बस धुआं बना देना, सारा नोट्स डाउनलोड कर लेना। आज बढ़ते हैं गांधी युग के बारे में, देखते हैं क्या क्या स्टार्ट किया था। चलिए, मैंने कहा था ना, राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरे चरण के रूप में हम इसको जानते हैं। 1919 से 1947 के बीच में पढ़ेंगे। गांधीवाद चरण के भी नाम से हम इसको जानते हैं। और देख लेते हैं यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं है आज तक जिसमें से महात्मा गांधी से एक या दो प्रश्न आते नहीं है। आपको भी पता है, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे, या तो कोई सत्याग्रह पूछ लेगा, या कोई आंदोलन पूछ लिया जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तो इसके परिचय के बारे में पूछ लिया जाएगा, हाँ या ना। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बहुत डिटेल से आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आओ देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, आपको याद रखना है। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। बंकानेर और राजकोट के ये दीवान हुआ करते थे, ये लिखा है बंकानेर और राजकोट के ये दीवान थे। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। और इनका जो विवाह हुआ था ना, वो 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। किससे? कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु में भी हो गया था। और इनके 4 बच्चे थे, लड़की कोई नहीं थी, चारों लड़के थे। 2 लाल थे और 2 दास थे। लाल यानी हरि और मणिलाल, हरिलाल मणिलाल, और 2 दास थे, रामदास और देवदास। देवदास वाला पारो वाला नहीं है ये, ठीक है ना। इनका पुत्र है ये देवदास, आपको याद रखना है। इनका एक सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलोगे। और आपको पता है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। अगर आपको पता है इनका आत्मकथा क्या है? सत्य के प्रयोग इनकी आत्मकथा है। तो इन्होंने कहा था कि सत्य के रास्ते पर चलो। और इन्होंने जो पढ़ाई किया था ना, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो राजकोट में ही किया था। लेकिन जब वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। तो ये वकील बन गए थे। अब जब वकील बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके घर वाले कहते हैं भाई अब क्या है तेरा, आगे क्या करेगा? तो वकील साहब कहते हैं कोई केस तगड़ा मिलने दो, तभी मैं छा जाऊंगा भारत में। तो इनको यही इंतजार था कोई केस मिल जाए। लेकिन इनको भारत में तो केस मिला नहीं। कहाँ मिला था? तो डरबन में मिला था केस। एक डरबन में केस मिला था। और डरबन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका एक देश है,
याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक देश है। यहां पर इनको केस मिला था। केस क्या था? एक गुजराती व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला कहते हैं, या अब्दुल्ला नाम याद रखोगे तब भी हो जाएगा। अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए यहां पर गए थे। वकील तो पहले से ही हो गए, तो मुकदमा इनको कहां मिला? दक्षिण अफ्रीका में इनको मुकदमा मिला। कब? तो ये प्रश्न आता है कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। और इस डेट से मैंने आपको 2-3 प्रश्न और याद कराऊंगा। ये जो डेट है ना, इसी डेट से 2-3 प्रश्न मैं आपको और याद कराना चाहता हूं। चलिए मैं देखता हूं। सबसे पहले आपको पता है इसी डेट को डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। डूरंड रेखा बनी थी कब, किस किस के बीच में? आपको पता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैं AF लिख देता हूं, ठीक है। इसी डेट को याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ था? शिकागो में हुआ था ना। शिकागो में गए थे ना ये। तो कब गए थे? तो ये डेट यही है, इसी डेट को गए थे, आपको याद रखना है। और इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। और इसी दिन अगर आपको एक और फैक्ट मैं यहां पर लिखा दूं, तो सिख धर्म के अंतिम शासक या अंतिम राजा भी कह सकते हैं, जिनका नाम था दिलीप। क्या नाम था? दिलीप। इधर से मात्रा लगेगी, दिलीप, ठीक है ना। दिलीप सिंह थे। इनकी मृत्यु भी इसी डेट को हो गई थी 1893 ईस्वी में पेरिस में। कहां हो गई थी? पेरिस में हो गई थी। ये अंतिम शासक थे सिख धर्म के, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है जो एक ही डेट को लेकर पूछे जाते, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा था महात्मा गांधी को एक केस मिल गया है, अब वो अफ्रीका चले गए हैं। कब? 1893 में। वहां पर केस बेस देखेंगे कैसा क्या है ना। चलिए, अब जैसे ये अफ्रीका पहुंचे थे तो वहां पर रंग भेद नीति अपना जा रही थी। रंग भेद नीति का मतलब समझ रहे हो? रंग के आधार पर वहां से लोगों को भगाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था रंग के आधार पर। तो इन्होंने देखा था कि यहाँ भी जरूरत है मेरा भाई, तो इन्होंने वहां पर कई प्रकार के आश्रम भी बनवाए थे। आओ देखते हैं। जैसे उन्होंने अगले ही वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। किस लिए? रंग भेद नीति के विरुद्ध। वहां पर रंग का भेद बहुत किया जा रहा, गोरे और काले का बहुत भेद हो रहा था। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक कांग्रेस का स्थापना किया गया था। वो वाला कांग्रेस नहीं है जो 1885 में हुआ था, ये दूसरा कांग्रेस है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना अगले ही वर्ष किया था। किसके विरुद्ध? जो रंग नीति या रंग भेद नीति अपना रहे थे ना जो ब्रिटिश लोग, उसके खिलाफ। नेक्स्ट है जर्मनी शिल्पकार थे एक, इनके बहुत चहेते थे ये। इनका नाम था कलेल वाक। की मदद से इन्होंने टॉल स्टॉल फॉर्म की स्थापना किया था। टॉल स्टाइल फार्म की स्थापना किसके सहयोग से किया था? कहां किया था? अफ्रीका में किया था। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद महात्मा गांधी बीच में एक बार, यानी आपको पता है 1893 में निकल गए थे। वापसी कब होती है? 9 जनवरी 1915 में वापसी होती है भारत में। यही तो हमने पढ़ा है आज तक। लेकिन इसके बीच में भी एक बार आए थे 1901 ईस्वी में। ये आए थे केवल जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ना, उसमें आकर चुपचाप चले गए थे। कहीं घूमा घामी नहीं किया था, बस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और फिर अफ्रीका चले गए थे ये, है ना। उसके बाद एक प्रश्न आता है 1904 ईस्वी में इन्होंने एक पहला आश्रम खोला था जिसका नाम फिनिक्स आश्रम, डरबन में खोला था। और गांधी जी का ये पहला आश्रम था। प्रश्न आएगा गांधी जी का पहला आश्रम का नाम बताइएगा। फिनिक्स आश्रम था जो डरबन में खोला था। कब खोला था? 1904 ईस्वी में, यानी बंगाल विभाजन से ठीक एक साल पहले, आपको याद रखना है। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। तो पुस्तक पूछा जाएगा हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। और ये क्या था? सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए इसमें सलाह दी गई है। यानी जो भी क्षेत्र में आप काम करते हो या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनिएगा। इसमें बताया गया है हिंद स्वराज में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के दौरान लिखा गया था, यानी 1909 ईस्वी में इसको लिखा गया था।
गांधी जी सत्याग्रह रणनीति देखते हैं। जैसे कोई भी सत्याग्रह गांधी जी चलाते हैं तो उसकी रणनीति क्या रहती है। तो सबसे पहला काम इनका ये रहता है उपवास करना। पहला काम क्या है इनका, उपवास करना। अगर उपवास से काम नहीं बना तो हड़ताल पर बैठ जाना। हड़ताल अंतिम और उपवास पहली क्रिया है। यहां पर ये लिख सकते हैं, ये लिखा है, उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे अग्नि बाण भी कहा गया है उपवास को। और अंतिम स्थान किसको दिया है इन्होंने, हड़ताल को। जब उपवास से काम नहीं चलेगा तो हड़ताल कर दो। ये सत्याग्रह का एक नियम था, आपको याद रखना है। सबसे पहले उपवास कर देंगे, उपवास करने के बाद कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो हड़ताल कर दी जाएगी, अंतिम रूप माना जाता है। और इन्होंने उपवास को अग्नि बाण भी कहा है। क्या कहा है, अग्नि बाण। प्रश्न आएगा, एक पत्र था, ओपिनियन अखबार था, इंडियन ओपिनियन अखबार, ये कहां चलाया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। द ओपिनियन अखबार या इंडियन ओपिनियन अखबार, याद रखेंगे कहां चलाया गया था, अफ्रीका में चलाया गया था। उसके बाद 1914 ईस्वी में इनके प्रयासों से रंग भेद जो कानून चल रहा था ना दक्षिण अफ्रीका में, उसको सरकार को बंद करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका सरकार को वही रंग भेद कानून को बंद कर दिया कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 में ये समाप्त हो गया। तो बोले अब मेरी यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है, चलो अपने वतन वापस चलते हैं। फिर महात्मा गांधी अपने वतन वापस आ जाते हैं। कब, आप याद रखेंगे डेट, 9 जनवरी 1915 ईस्वी पे। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। क्या, प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं किसको, 9 जनवरी को। और महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। अब भारत आने के बाद भारत में स्थिति बहुत बेकार चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। जब महात्मा गांधी आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 14 से, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो विश्व युद्ध था ना हमारा, कौन सा वाला, प्रथम वाला, ये 1914 से 1918 तक, 1918 के बीच में चल रहा था। और महात्मा गांधी कब आए थे, 15 में आए थे। तो चल रहा होगा, हाँ या ना। तो उस समय इन्होंने राजनीतिक जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। ये प्रश्न आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगर ये पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है, महादेव गोविंद रनाडे थे ना, वो इनके गुरु थे, आपको याद रखना है। रनाडे जी इनके गुरु थे, आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के। जब ये आए थे तो यहां पर लिखा है, जब ये आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया और लोगों को भी प्रोत्साहित किया था कि आओ सहयोग करो ब्रिटिश की तरफ से। तो सब लोगों ने, भारतीय लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया गांधी जी के कहने पर, और यही लिखा है, और लोगों को प्रोत्साहित किया भी था। और इसी वजह से महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई, कैसर ए हिंद की उपाधि। आगे चलकर ये लौटा भी देंगे असहयोग आंदोलन में। तो ये उपाधि दी गई थी, क्यों दी गई थी, क्योंकि उन्होंने प्रथम युद्ध में क्या किया था, सहयोग किया था ब्रिटिशों का। और भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ये प्रश्न आता है कि गांधी जी ने आने के बाद कहां पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, तो साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे, जब ये आए थे वहां से तो इन्होंने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि आप ऐसा कीजिएगा, भ्रमण करो पूरे भारत में, और भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। आपने अफ्रीका में तो बहुत जोरों शोरों से काम किया था, उसकी जरूरत भारत में भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम घूम कर देख लेते हैं। तो उन्होंने पूरा भ्रमण किया भारत का। उसके बाद उन्हें लगा हाँ बिल्कुल भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। तो उन्होंने कई प्रकार के सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करने की सोची थी। कुछ प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, आपको याद रखना है। बात करेंगे महात्मा गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रह। उनमें से पहला जो सत्याग्रह है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। आओ देखते हैं क्या है चंपारण सत्याग्रह, क्यों हुआ था, क्या कारण बना था ये सत्याग्रह होने का, क्यों इसका नाम चंपारण रखा गया था। बिहार में चंपारण जिला है, वहां पर एक घटना हो रही थी, क्या थी, आओ देखते हैं। कारण क्या बना था, चंपारण में नील बागानों की, जो नील की खेती होती थी ना, नील बागानों के जो मालिकों के द्वारा
तकावी ऋण, जिसे 3 कटिया व्यवस्था की थी। इसका मतलब अपनी जमीन के 3/20 विभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसका मतलब है जो चंपारण था ना, वहां पर नील के जो मालिक थे, जो नील की खेती कराते थे, वो कहते थे कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। इसका मतलब पता है क्या, मान लेते हैं 20 बीघा, मान लेते हैं 20 बीघा या 20 एकड़, आपके पास 20 एकड़ जमीन है, तो उनमें से 3 एकड़ जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी से लोग नाराज थे वहां के कि हम जबरदस्ती नील की खेती क्यों करा रहे भाई, हमारा जमीन, हम चाहे बोए या ना बोए, आप नील की खेती कराने वाले कौन होते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके पास 20 टुकड़े हैं या 20 यूनिट है, 20 यूनिट में से 3 यूनिट में आपको नील की खेती कराना ही होगा। तो इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग नाराज हुए और कई सारे लोगों ने वहां आंदोलन भी किया, नहीं चला। तो एक व्यक्ति थे जो थे राम कुमार शुक्ल, गांधी जी के पास में गए थे और उन्हें बुलाकर लाए थे। मैंने सीधे लिख दिया, वैसे तो ये लिखा जाना चाहिए, राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को 3 कटिया व्यवस्था के रूप में जो कानून चलाया जा रहा था उसको अवगत कराया था कि वहां पर ऐसे शोषण हो रहा है लोगों का। तो ये चंपारण के लिए रवाना होते हैं और रवाना के बाद इनके प्रयासों से ये व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है, याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनको महात्मा की उपाधि धारण की। तो प्रश्न आता है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? चंपारण सत्याग्रह के बाद दी थी। इसमें कुछ अन्य सदस्य भी थे, ऐसा नहीं महात्मा गांधी अकेले ही चल दिए थे। व्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पाखिर और जेबी कृपलानी, ये सब साथ में थे और इनके साथ गए थे और इस नील की खेती जो चलाई जा रही थी जबरदस्ती, इसको खत्म कर दिया। तो प्रश्न यहां से आता है, चंपारण कहां हुआ था? और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है। और चंपारण में क्या था? 3 कटिया व्यवस्था थी, जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया। गांधी जी को बुलाकर कौन लाए थे? राजकुमार जी, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखिए चंपारण से। उसके बाद में अहमदाबाद कॉटन मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है, तो वहां पर मिल, कॉटन जो मिल थी ना, वहां पर जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। विवाद क्या था? विवाद यही था, मिल श्रमिकों एवं मजदूरों के बीच जो प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। प्लेग की बीमारी फैल गया था, उससे बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसी के रूप में जो बोनस प्राप्त करना होता था उसी के ऊपर ये सब चल रहा था। यानी बोनस का पूरा सिस्टम था, ऐसे कह सकते हो। प्लेग की बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए बोनस के ऊपर डिपेंड था। बोनस नहीं दे रहे थे, लोग बैठ गए। बैठने के बाद हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी की प्रथम हड़ताल है ये, भूख हड़ताल। प्रश्न आता है, गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल की गई थी कब? तो अहमदाबाद मिल, कॉटन मिल में किया गया था पहला हड़ताल, आपको याद रखना है। और इससे पहले वो पहला सत्याग्रह था और ये पहला हड़ताल था क्या? गांधी जी ने 35% बोनस मांगने की बात की थी कि हम 35% दे दीजिएगा, सैलरी का 35%। लेकिन मालिकों ने कहा था 20% लेना है तो ले लो और ना लेना हो तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। सीधा सा फंडा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, क्या करोगे फिर? 20% लेना है तो ले लो, ये बात थी। करेगा उससे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यही मैंने लिखा है। और इनके सहयोगी कौन थे? अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया वेन, ये इनके सहयोगी थी, आपको याद रखना है। बाद में ये चीजें मान ली गई और ये सही करार दिया गया। तो प्रश्न आता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कारण क्या था? प्लेग बोनस को लेकर, और महात्मा गांधी ने इसको भी दबा दिया, याद रखेंगे। उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा आपको पता है गुजरात में पड़ता है खेड़ा। यहां क्या व्यवस्था हो गई थी भाई? खेड़ा में फसल बर्बाद होने के कारण खेड़ा के जो किसान थे उनका फसल बर्बाद हो गया था। फसल बर्बाद के कारण वहां के जो लगान वसूलने वाले लोग आए थे वो लगान मांग रहे थे कि भाई हमको इतना लगान दो। अब ये लोग कह रहे थे जब हमारी खेती हुई ही नहीं है तो हम भैया पैसा कहां से दे देंगे, टैक्स कहां से दे देंगे, हमारे पास लगान ही नहीं हुई है। और खेड़ा के लोगों ने बमंडर कर दिया कि भाई हम लगान नहीं देंगे, जो करना है सो कर लो।
मारपीट चालू हो गया, बहुत धुआंधार चला। उसके बाद गांधी जी को पता लगा, गांधी जी गए थे, तो गांधी जी ने कहा था जब फसल ही नहीं हुई है तो आप माल गुजारी वसूल कैसे कर सकते हो, नहीं करोगे। तो गांधी जी से छुपकर गुप्त रूप से एक निर्देश जारी किया था ब्रिटिश सरकार ने कि जो देने के लायक नहीं है ना लगान, वो ना दे। ये कहा था, ये लिखा दिया है मैंने, एक गुप्त निर्देश जारी किया था और ये कहा था कि लगान उन्हीं लोगों से वसूल किया जाएगा जो देने की स्थिति में है। ये कहा था बाद में। तो ये है कि खेड़ा वाले में क्या हुआ था भाई, टैक्स को वसूला जा रहा था। फसल बर्बाद के होने के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर में बोनस का सिस्टम चल रहा था। ऐसे याद करो कि तो जल्दी याद हो जाएगा, और दोनों घटनाएं एक ही साल में हुई हैं, है ना। चलिए, और इनके सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल, इनके सहयोगी थे, याद रखेंगे। और इन्हें बारदोली सत्याग्रह में, आगे हम पढ़ेंगे भी, बारदोली इन्होंने सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किन्होंने? महिलाओं ने। सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह की, याद रखेंगे। इन्होंने टैक्स को कम किया था। नेशनल रोलेट एक्ट 1919, आपको पता है इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत चरम पर थी। तो इन्होंने सोचा था, ब्रिटिश सरकार ने, ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे इनको रोका जा सकता है, नहीं तो ये रोकेंगे नहीं और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। घबरा गए, बोले अब क्या करें। तो उन्होंने कहा था चलो एक कानून बनाते हैं, रोलेट एक्ट 1919। उन्होंने रोलेट एक्ट कानून बनाया था। क्या था ये रोलेट एक्ट कानून, आओ देख लेते हैं। यहां पर लिखा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर, संदेह है कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी है, संदेह है कि इसने कोई आंदोलन किया है, संदेह है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, तो संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित, कोई निश्चित सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दे। तो इसका मतलब ये हो गया, दबंगई हो गया, तानाशाह हो गया, जिसको चाहोगे उसको पकड़ के और जेल में डाल दोगे। तो इसको लोगों ने क्या कहा था, इसे कहा था बिना वकील वाला कानून, बिना दलील वाला कानून और बिना अपील वाला कानून कहा था। किसने? बिना दलील, दलील भी नहीं कर सकते हो, कहीं भी अपील भी नहीं कर सकते हो और कहीं भी वकील भी नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। यानी इसको काला कानून की संज्ञा दिया था। सीधे सीधे समझो, ये काला कानून है, जिसको चाहे उसको पकड़कर जेल में डाल दोगे, कोई ना वकील की जरूरत, ना अपील की जरूरत, ना दलील की जरूरत, वो अनिश्चित काल के लिए बंद में डाल सकते हैं या जेल में डाला जा सकता है। ये व्यवस्था की गई थी। लोग भड़क गए थे और पूरा बंगाल में क्षेत्र में बहुत ज्यादा आंदोलन स्टार्ट हो गए थे और 6 अप्रैल को जनता ने देशव्यापी आंदोलन किए थे। 6 अप्रैल को दबा के आंदोलन किया था, 6 अप्रैल 1919 को पूरा भारत में देशव्यापी, जिस कारण से 9 अप्रैल, अन्य स्रोतों में 8 अप्रैल भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, ताकि मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है कि आप घबराए नहीं। तो 9 या 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा था यही गुरु है, पहले इसको गिरफ्तार करो, उसके बाद में देखते रहेंगे। तो गांधी जी को गिरफ्तार कब कर लिया गया था, तो आपको याद रखना है, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। तो आपने नाम सुना होगा, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, इन दोनों को मिला के, है ना। तो कहने का मतलब, रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट के दौरान महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। जेल में डालना क्यों डाल दिया गया? क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ये बिना दलील, बिना वकील, बिना काली, यानी काला कानून है, सिंपल समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यानी 8 और 9 अप्रैल को महात्मा गांधी को डाल दिया था। उसके ठीक अगले ही दिन 9 या 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के कारण वहां की जनता इकट्ठा हो गई अमृतसर में धरना देने लगी, इकट्ठा हो गई। अमृतसर में जलियांवाला एक बाग था, उसमें चारों तरफ से उसमें दीवारें थी और बीच में सभा कर रहे थे। इनको छुड़ाने की प्लान बना रहे थे कि इनको कैसे छुड़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए। इसी के दौरान 13 अप्रैल 1919, यानी कब की बात है ये, 10 या 9, कहीं किताबों में 9 मिलेगा, कहीं 10 मिलेगा। 9 एनसीईआरटी में मिलेगा दोस्तों, बाकी 10 मिलता है।
तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में, किन की गिरफ्तारी के विरोध में, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग था। जनरल डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी, 1000 लोगों की। लेकिन जो हंटर कमीशन आता है ना, वो कहता है 379 लोग ही मारे गए थे, क्योंकि जो जलियांवाला बाग था ना, उसके बीच में कुआं भी था। जब गोली चलाई थी, जनरल डायर के जो सैनिक थे चारों तरफ से, मतलब एक तरफ जो गेट था, एक ही गेट था, उसी गेट पर लाइन से खड़े हो गए सारे लोग और चलाने दो धू 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 धू, जो आ रहा है, औरतें, महिलाएं, बच्चे, सबको मार दिया। और कम से कम बहुत सारे लोग तो उस कुएं में कूद गए, और कुएं में कूदने के बाद भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये कहा जाता है 1000 प्लस लोग मारे गए थे इस घटना में। इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा हत्याकांड माना जाता है जलियांवाला बाग। सबकी आंखें नम हो गई पूरे भारत की। और क्या चल रहा था वो कुछ सोच कर देखो आप। अपने ही लिए लड़ रहे थे और सबको मार दिया। उसी के दौरान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक उपाधि मिला था, नाइटहुड का उपाधि, वो वापस कर दिया। बोले ले लो, इसका मैं क्या करूंगा जब हमारे किसी काम का ही नहीं है ये। और इसी प्रकार से जो दीन बंधु थे, एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। इन्होंने कहा था ये जानबूझकर की गई हत्या है, जिसे दीन बंधु के नाम से हम जानते भी हैं। इन्होंने कहा जानबूझकर ये हत्या की गई है, ताकि आप लोग ये सब सम्मेलन वगैरह ना करो, इधर उधर भटको ना, अब इसके बाद आप सुधर जाओ। इनका कहने का मतलब ये था। मॉन्टेग्यू जो सचिव थे ना, इन्होंने कहा था निवारण हत्या है ये। और शंकर नायर ने, जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे ना, जो वायसराय था, चैम्सफोर्ड था ना, उसकी कार्यकारिणी में सदस्य थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बोले ऐसे हम पद का क्या करेंगे जो हमारे लोगों का नहीं हो पाया। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतने लोग मारे गए अमृतसर में, किसके लिए? हम केवल इनके बारे में सोच ही तो रहे थे, इनको कैसे छुड़ाया जाए। आप लोगों ने इतना बड़ा तांडव कर दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। इस हत्या की जांच के लिए कांग्रेस ने, जो कांग्रेस चल रही थी, उसमें एक अध्यक्ष बना था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। एक समिति बनाई गई जिसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। इन्हें देश बंधु कहते हैं, और एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और बदरुद्दीन तैयब ने जनरल डायर की निंदा की। ये कहा था, इन लोगों ने एक समिति बनाई थी और जनरल डायर की निंदा की थी कि बताओ इन्होंने ऐसा कर दिया। निंदा करने से क्या हो जाएगा? आपको पता है भारतीय लोग के पास में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यही जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। तो यही जो जनरल डायर है ना, इसकी जो हत्या, इसको मारा किसने था? तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने मारा था। किसने? उधम सिंह ने। अब आपको पता है उधम सिंह एक जिला भी है उत्तराखंड में, है ना, उधम सिंह। तो उधम सिंह ने इसको मारा था 1940 ईस्वी में, क्योंकि इसने जलियांवाला हत्याकांड की सबसे बड़ी भूमिका थी। उसके बाद इसका विद्रोह इंग्लैंड में जाता है। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड में जब इनको बुलाया गया था ना, तो इसको सम्मानित किया गया था भाई। एक तलवार दिया गया था इसको सम्मान में, और कम से कम 2600 के आसपास पौंड दिए गए थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो सोचो, इंग्लैंड में तारीफ हो रहा है इसका, और भारत में इसका विरोध हो रहा है। और भारत में जो समितियों का गठन किया गया, वो सब लीपा पोती करने के लिए आई थी। कोई ऐसी समिति नहीं बनी थी जिसने कोई ऐसी समिति नहीं बनी थी जिसने निर्णय सुनाया हो। सब लीपा पोती किया था। अभी हंटर कमीशन आएगा, देखेंगे उसमें। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमीशन आयोग गठित किया था। इसमें 3 भारतीय भी थे। क्या नाम था? चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण जी थे, जिसने लीपा पोती कहा था। इसने कहा था 379 लोग ही तो मारे गए, कहां ज्यादा मारे गए, इसने कहा था। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है? ये लिखा था कि अमृतसर की तात्कालिक परिस्थितियों में जो उस समय स्थिति थी, वो मार्शल लॉ लागू किया था। यानी पुलिस का नहीं, ये मार्शल लॉ लागू किया था, सैनिक कानून लागू कर दिया था वहां पर। तो उन्होंने कहा था वहां की जो गतिविधियां थी वो ठीक नहीं थी। वहां पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु, बहुत भीड़ बढ़ रहा था जलियांवाला बाग में, उनको कम करने हेतु या नियंत्रण करने हेतु
क्या कर दिया, गोली चलाना आवश्यक समझा जनरल डायर ने। सोचो, जनरल डायर का ही तारीफ किया। अरे भाई, भीड़ बढ़ रहा था तो नारे तो लगा रहे थे, ऐसा थोड़ी उस बाउंड्री के बाहर लगा रहे थे। और एक ही गेट था, उसी गेट से धू 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 चल रहा था, गोलियों का आवाज। सैकड़ों लोगों का तो पता ही नहीं लगा कहां चले गए, इतना छलनी कर दिया उनके शरीर को। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसकी भूमिका क्या है, आओ देख लेते हैं। विश्व एवं भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। चाहे दुनिया चाहे भारत में इस्लामी साम्राज्य का खलीफा तुर्की के राजा को माना जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद मित्र जो राष्ट्र थे ना, उसमें तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की थी। किसकी? सेवर्स की संधि के साथ तुर्की का विभाजन हो गया और खलीफा का जो पद होता था ना, उसको खत्म कर दिया 1919 में। अब खलीफा का जब पद खत्म कर दिया तो और जो मुसलमान लोग थे उन्होंने क्या आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि भाई अपने खलीफा का पद दोबारा लेकर आओ, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे आका हैं, इन्होंने कहा था। तो इसी के ऊपर यानी खलीफा पद को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नाम है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम है? खिलाफत आंदोलन। खलीफा के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। स्थापना किसने किया था? अली बंधुओं ने स्थापना किया था 1919 ईस्वी में। दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको स्टार्ट किया था। और इनके साथ कुल और भी लोग थे, मौलाना आजाद भी थे, हकीम अजमल खां थे, हजरत मोहानिन थे। ये सारे लोगों की एक कमेटी थी, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो मेन तो ये दो लोग थे, इन लोगों ने स्थापना किया था इतनी ईस्वी में, आपको याद रखना है। उसके बाद नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। किसका? खिलाफत आंदोलन का। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को कर दी थी कि महात्मा गांधी जी आप इसके अध्यक्ष बन जाओ। और अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने, गांधी जी ने इससे ही हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। इन्होंने कहा था कि खिलाफत आंदोलन में मैं इसका अध्यक्ष बन गया हूं, अब यही सबसे बड़ा तरीका होगा हिंदू मुस्लिम एक करने का, यानी इन्होंने ये कहा था, याद रखेंगे। उसके बाद जून 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटिश के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी। असहयोग आंदोलन की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन घोषणा की गई थी कि आप असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दो, हम आपके साथ हैं, ये बताया गया था, आपको याद रखना। उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1920 में। असहयोग आंदोलन में क्या था, आओ देख लेते हैं। पहले तो इसकी स्थापना पूछी जाती है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो प्रश्न तो कई बार आता है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था और किसने चलाया था, याद रखेंगे। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था, एक विशेष अधिवेशन हुआ था इसी साल, और एक वार्षिक जो साल में एक बार होता था वो दिसंबर माह में होता था। नागपुर अधिवेशन में व्यापक रूप से चर्चा की गई थी इस पर कि भाई इसका ध्यान दो, असहयोग आंदोलन पूरे भारत पर चरम पर चढ़ा दो। पूरे भारत में लहाकार हाहाकार चल रहा था और इसका नारा था 1 वर्ष के भीतर हमको स्वराज चाहिए। और इस आंदोलन में गांधी जी ने जो कैसर हिंद का उपाधि था ना, वो खत्म कर दिया, ये उतार दिया था। और इस आंदोलन में जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि थी राय बहादुर की, उन्होंने भी वापस कर दी। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी मानते हैं लोग, मानने वाले कि ये 5वें पुत्र है, बहुत ज्यादा खास था ये, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक तो इनके समर्थन में थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये बाल गंगाधर तिलक आपको पता है 1893 में बताया था मैंने कि गणपति उत्सव, क्या गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी। और आपको पता है 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। शिवाजी महोत्सव हम लिख सकते हैं यहाँ पर। महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इसी डेट में
मौलिक अधिकारों की मांग भी इन्होंने की थी पहली बार, मौलिक अधिकारों की मांग भी इन्होंने पहली बार की थी। आपको पता है इन्होंने ही 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना भी किया था। होम रूल का पुणे के सेट में किया था, होम रूल की स्थापना पुणे में किया था, याद रखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक की इसे लोकमान्य तिलक के रूप में जानते हैं और ये गरम दल के प्रमुख नेता भी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद 20 तक हम कर चुके हैं। 22 में एक कांड होता है चौरा चौरी कांड। कौन सा होता है? चौरा चौरी कांड होता है। देखते हैं ये क्या है। चौरा चौरी कांड 1922 में कांड होता है। ये क्या कांड था? तो सिंपल सा अगर कभी प्रश्न आता है तो ये आता है चौरा चौरी कांड कब हुआ, ये डेट बताओ। पूरा डेट पूछता है, शॉर्टकट नहीं पूछता है। तो देखते हैं, कुछ किताबों में 4 लिखेगा, कहीं 5 लिखेगा। फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत, यानी जो उत्तर प्रदेश को पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर, चौरा चौरी नामक एक स्थान था, वहां पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस निकल रहा था। अपना नारे देते हुए एक जुलूस निकल रहा था और वहां की पुलिस ने क्या कर दिया? गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। वहां में कई सारे लोग मारे गए। फिर लोगों को गुस्सा आ गया और वो अपना आग का एक डंडा कपड़ा लपेटा और उसमें आग लगाया और थाने में डाल दिया सभी लोगों ने। थाना पूरा जल गया और उस थाने में एक दरोगा और 21 कांस्टेबल या हवलदार जलकर मर गए चौरा चौरी कांड में। और पूरे देश में व्यापक आंदोलन चल रहा था असहयोग वाला, और ऊपर से इन्होंने ये चिंगारी और लगा दी चौरा चौरी कांड वाली। ये अब घटना बहुत तेजी से पूरे भारत में चल रहा था। तो यही लिखा है, गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी और एक थानेदार और 21 हवलदार की मृत्यु हो गई। और इसको देखते हुए गांधी जी ने सोचा, अगर मैंने असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया तो यहाँ के लोगों में जो आग धधक रही है ये ऐसा नहीं है विशाल रूप ले ले। तो तुरंत ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब? 12 फरवरी को ये वापस ले लिया था महात्मा गांधी को। और ये बात बहुत लोगों को बुरी लगी कि सर अब यही तो मौका था, चिंगारी तो अब लगी है ना, अब आग धधकने दो लोगों के दिलों में, अब बहुत जल्दी स्वराज मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने निंदा भी की थी, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही मौका था, लोगों को पता तो चला। तो लेकिन प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस ले लिया गया था? चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया गया था। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपना लाभ उठा लिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक कड़ा कदम उठाया था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कह दिया 6 साल की सजा बोल देगी गांधी जी। यानी अगर गांधी जी इसको वापस नहीं लेते तो गांधी जी पकड़े नहीं जाते। लेकिन उन्होंने सोचा था अब ये सब मामला ठंडा हो गया है, अब गांधी जी को पकड़ लो, कहानी खत्म हो गया। अब ये व्यापी आंदोलन भी नहीं चल पाया, वापस ले लिया, चौरा चौरी कांड वाला भी शांत हो गया। तो वही हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने और गिरफ्तार करने के बाद 6 साल की सजा सुना दी। लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी बीमार पड़ गए तो कोई उपवास रख देते, जेल में भी उपवास और हड़ताल जेल के अंदर भी चल जाता था। इनकी तबीयत को देखते हुए इनसे पहले समय से पूर्व ही इनको छोड़ दिया गया गांधी जी को, यानी हम ये कह सकते 1924 ईस्वी में इनको छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद फिर उन्होंने कांग्रेस की तरफ गए, अब बोले मुझे भी अध्यक्ष बनना है। तभी आपको पता 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, बेलगांव कर्नाटक वाला, वहां पर गांधी जी की अध्यक्षता रही थी ना, वही वाला सिस्टम। उसके बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद और चौरा चौरी कांड समाप्त के बाद और ये सारी घटनाएं जो हुई थी, असहयोग को वापस ले लिया, ये सारी घटनाओं के बाद मामला कतई माहौल शांत हो गया था, कोई चहल नहीं हो रही थी। तभी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने एक नया पार्टी बनाया था, स्वराज पार्टी, 1923 ईस्वी में स्थापना किया था। तो प्रश्न आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने की, याद रखेंगे। लेकिन 1925 में विट्ठल भाई पटेल, ये वाला हाथ, चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो जाने के कारण ये दल था वो कमजोर हो गया। और आपको पता है चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं? देश बंधु कहा जाता है। और वहीं एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, आपको याद रखना। और इसी वर्ष विट्ठल भाई पटेल को
केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। तो प्रश्न आता है कि पहली बार केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद 1922 ईस्वी में, यानी इससे पहले, इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये भी पार्टी कभी कभी पूछी जाती है। तो हमने आज देखा था 1923 तक, 1923 तक जितनी भी घटनाएं हुई थी वो देखी थी। हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे, साल वाइज साल। 23 में क्या क्या हुआ, 24 में क्या क्या हुआ, 25 में क्या क्या हुआ, 26 में, यानी प्रत्येक साल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं पूरा डिटेल से मैंने लेकर आया हूं, ताकि कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, चाहे स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी प्री देते हो, तो उसके लिए वीडियो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इतना डिटेल से नहीं है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेन किया है। और बताना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये पीडीएफ जीएस बाय विष्णु सर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।